वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज चलते हैं हम लोग एक नया टॉपिक में, एक नया चैप्टर में, जिसका नाम है ध्वनि साउंड, है ना। ये चैप्टर है ना 14 का है ना। हाँ चलो 14 का है, ठीक है। अध्याय 14 का है ये, ठीक है। और ये बहुत सारे नीट्स क्वेश्चंस के लिए भी और यूपीएससी क्वेश्चन के लिए भी यूज़फुल है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं फिर साउंड क्या है, ये चैप्टर फर्स्ट है। और पूरा वीडियो एक ही पूरा जो टॉपिक्स है सभी एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ध्वनि क्या है ना। व्हाट इज़ साउंड। तो ध्वनि क्या है, इसको कोई परिभाषा नहीं है। लगभग हम बता सकते हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि मुख्यतः प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ये प्रत्यास्थता क्या है आगे बताऊंगा मैं, है ना। कि ध्वनि मुख्यतः प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि किसी वस्तु में कंपन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। किसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है? कंपन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा में चलते हैं हम लोग प्रत्यास्थता, है ना। तो प्रत्यास्थता क्या है? ध्वनि तो क्लियर हो गया आपको, है ना। दूसरा टॉपिक चलता है प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसमें वह अपनी आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है ना। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग ये स्केल लेते हैं, मान इसको ऐसे, टेढ़ा नहीं हो रहा है। और क्या है ये ब्लेड, हाँ ये ब्लेड ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्लेड है हमारे पास। चलिए देखिए, अब ये सीधी अवस्था में, ऐसे सीधी अवस्था में, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे टेढ़ा करने की कोशिश करता हूँ, कर दिया। और टेढ़ा करने के बाद इसको छोड़ता हूँ तो वो फिर अपने अवस्था में आ जाती है। मतलब अपनी जो प्रारंभिक अवस्था थी या प्रारंभिक जो आकार था, उसका आकार सीधा था ऐसे, ठीक है। इसको मैंने टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने के बाद फिर वो अपने जगह पर आ रही है। मतलब वो अपने प्रारंभिक अवस्था है ना, उस अवस्था में परिवर्तन मत करो, ऐसे बोला जा रहा है। समझ आ रहा है बात मेरी, कि अपने प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ना करें। तो यही इसका गुण प्रत्यास्थता कहलाएगी। तो वही क्लियर हो गया आपको कि प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसमें वह अपनी आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब विरोध कर दी कि है ना, कि उसमें सीधा ही रहूँगा, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। उसको टेढ़ा करते हैं तो फिर सीधा हो रहा है, ठीक। तो प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिससे वह अपनी आकार व आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। यहाँ पर आकार और आकृति के बारे में बताया है मैंने ना, उस अवस्था के बारे में बताया है, ठीक है। इसका जो आकार है सीधा था, है ना। ये कहा हो सकता है कि कई वस्तु ऐसे जो गोलाकार है, गोलाकार को हम लोग जैसे कि दबा देते हैं, गेंद है, गेंद को हम लोग दबा देते हैं तो थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था में फिर आ जाती है। मतलब वो अपने आकार या आकृति में परिवर्तन क्या करती है? विरोध करती है। वही क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। कोई भी पदार्थ होता है उसमें यह गुण लगभग होती है ना। चलिए, तो ध्वनि और प्रत्यास्थता क्लियर हो गया, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों से होते ही जाऊंगा और बड़ी क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं संपीड़न और विलरण में। किस में चलते हैं? संपीड़न और विलरण, है ना। तो संपीड़न और विलरण क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो यदि स्वरित्र द्विभुज की भुजा, अब मेरे पास तो स्वरित्र नहीं है, यही ये है, क्या बोलते हैं, ब्लेड है मेरे पास, है ना। इसी को हम लोग द्विभुज मान लेते हैं। स्वरित्र त्रिभुज ऐसे दिखता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यदि स्वरित्र द्विभुज की भुजा क्रमशः अपने दाईं ओर व बाईं ओर कंपन करती है। चलिए मैं कंपन करके दिखाता हूँ इसको, ब्लेड को, है ना। इसको द्विभुज मान लेते हैं, ये सिंगल भुज है लेकिन, है ना। तो द्विभुज मान लेते हैं। चलिए, जब स्वरित्र द्विभुज की भुजा क्रमशः अपने दाईं ओर व बाईं ओर कंपन करती है, इसको हम लोग इधर को बायां मान लेते हैं, इधर को हम लोग दायां मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग किधर माना, आप लोग जाना ना, मैं इधर को बायां मार रहा हूँ, इधर को दायां मार रहा हूँ, ठीक है। तो यदि स्वरित्र द्विभुज की भुजा क्रमशः अपने दाईं ओर, इस तरफ, ठीक है, दाईं ओर, ठीक है, ऐसे, और व बाईं ओर उस तरफ ऐसे, ठीक है। तो दाईं ओर व बाईं ओर कंपन करती है। बात समझ रही है आपको? या तो इस तरफ ऐसे या तो उस तरफ ऐसे, ठीक। जब दाईं ओर व बाईं ओर क्या करती है? कंपन करती है ना। तो जब वह दाईं ओर कंपन करती है, चलिए, जब वह कहाँ दाईं ओर कंपन करती है, इधर की ओर ऐसे मारती है, तो मैं बता दूं कि ये स्वरित्र द्विभुज है और इसके सामने में से हवा है, मान जाए हवा है यहाँ पास, है ना। हवा तो दिखता नहीं, आप जानते हो, हवा है मान जाए, है ना। तो जब वह दाईं ओर कंपन करती है, इधर की ओर कंपन करती है, ऐसे ऐसे दाईं ओर कंपन करती है। जब वह दाईं ओर कंपन करती है तो अपने संपर्क के वायु के कणों को धक्का देती है। ऐसे जब ऐसे इधर कंपन करेगी तो वायु को जो कण है उसको क्या करेगी? कंपन वायु के कण को क्या करेगी? धक्का देगी, ठीक है।
ये स्वरित द्विभुज है। तो यदि स्वरित द्विभुज की भुजा क्रमशः अपने दाईं ओर और बाईं ओर क्या करती है, कंपन करती है, तो जब वह दाईं ओर कंपन करती है, दाईं ओर कंपन करती है ऐसे, तो फट से यहाँ से हवा हटती है ना, कंपन करती है, तो वह अपने संपर्क के वायु के कणों को धक्का देकर उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित करती है। यहाँ पर ये देखिए चित्र में, यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित करती है ना, है ना। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न। चलिए अब इधर जाने के बाद फट से वो इधर जाएगी, इसको देखना ऐसे करेंगे तो उधर भी जाती है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। इधर जाने के बाद वो उधर जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक होती जाती है। तो यदि स्वरित द्विभुज की भुजा क्रमशः अपने बाईं ओर व दाईं ओर कंपन करती है, तो शुरू में हम लोग बोले ही हैं, है ना। तो जब वह बाईं ओर कंपन करती है, इस तरफ कंपन करती है ऐसे, तो देखो यहाँ पर जो वायु था वो उसको ऐसे इधर कंपन की, तो यहाँ से वायु चला गया। अब वो ऐसे उसकी ओर कंपन करेगी, इसकी ओर कंपन करेगी, तो यहाँ का जो वायु वो अपने और थोड़ा खिंचाव बनाएगा। बात समझ रही है मेरी? ध्यान सुनना कि यहाँ पहले इधर की ओर कंपन करती है, तो यहाँ का वायु घट जाती है। अब वो उधर की ओर कंपन करेगी, तो वहाँ का वायु में थोड़ा दबाव पड़ेगा और यहाँ पर निम्न क्षेत्र निर्मित होगा। उच्च क्षेत्र यहाँ से भग जाएगा ना, यहाँ से वायु हटकर यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, तो बीच बीच में जो क्षेत्र बच रहा है, निम्न क्षेत्र बच रहा है। देखिए, यदि स्वरित द्विभुज की भुजा क्रमशः अपने बाईं ओर व दाईं ओर कंपन करती है, तो जब वह बाईं ओर कंपन करती है, अब बाईं ओर कंपन करती है ना, ठीक है, तो वह निम्न दाब क्षेत्र निर्मित करती है। यह निम्न दाब क्षेत्र विरलन कहलाती है। तो ये हो गया संपीड़न, ये हो गया विरलन। तो यहाँ पर देखिए कि जब ऐसे इस तरफ की ओर कंपन करती है, तो यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र निर्मित हो जाती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं संपीड़न बोलते हैं। और जब उधर जाती है, ये उच्च दाब क्षेत्र है, तो इधर से इधर बढ़ जाती है, और जब वो उधर जाती है तो यह बीच में थोड़ा सा और जगह गैपिंग होता है। अब ये छूम अंतर हो गया, यहाँ से हट के यहाँ चला गया मारा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर फिर गैपिंग बचा, ये निम्न दाब क्षेत्र है। फिर यहाँ से यहाँ फिर गया, तो फिर अगर ऐसे कंपन किया होगा तो फिर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और उधर कंपन फिर जगह छूटेगा। मतलब एक बार जो संपीड़न हो गया वो ऐसे आगे बढ़ते जाता है, और इस तरफ पीछे होती है, तो उसमें बीच बीच में जगह छूटती है, वो क्या है, उसका विरलन है ना। संपीड़न और कौन है? विरलन है, ठीक है। किसी भी संपीड़न और विरलन पूछा जाएगा तो यही बताना है अपने को, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है पृष्ठ क्रमांक, है ना, आपके बुक में। अब कितना पृष्ठ है तो मेरे को पता नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर प्रश्न उत्तर है 215 पृष्ठ में, ठीक है, 216 पृष्ठ में दिया गया है कि प्रश्न क्या है कि नदी या तालाब में चल रही मोटर नाव की ध्वनि पानी की सतह से ज़्यादा पानी के भीतर सुनाई देती है। यदि हम लोग पानी के भीतर रहेंगे तो ज़्यादा सुनाई देती है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? तो प्रश्न उत्तर को मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। चलिए, तो उसका उत्तर ये है कि चूंकि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये तो जानते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका टॉपिक आएगा कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, समझाइए या सिद्ध कीजिए, है ना। सघन माध्यम में ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, जबकि उससे कम सघन माध्यम में ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, तथा विरल माध्यम में ध्वनि का संचरण निम्न होता है। ये क्या क्या समझ रहे हो भाई? मैं बताता हूँ कि जैसे कि सघन और विरल माध्यम क्या है। जैसे कि कांच सघन माध्यम है ना, जल उससे विरल माध्यम है। चलिए अब जल और वायु की तुलना करते हैं, तो जल सघन माध्यम हो गया और वायु विरल माध्यम हो गया। मतलब जिसमें कण है ना बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, है ना, जकड़े रहते हैं, वो सघन माध्यम है। जिसमें उसके कण पदार्थ कण बिखरे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं विरल माध्यम कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चूंकि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सघन माध्यम में ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, जबकि उससे कम सघन माध्यम में ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है। ज़्यादा सघन है उसमें स्पष्ट रूप से सुनाई देगा, और कम सघन है उसमें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगा, और उससे और कम सघन है तो उसमें और सुनाई देगा। ऐसे सब कम होते होते जाएगा, है ना, कि सघन माध्यम में ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, जबकि उससे कम सघन माध्यम में ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है, तथा विरल माध्यम में ध्वनि का संचरण निम्न होता है, मतलब नहीं कि समान होता है। पानी की सतह पर वायु जल की अपेक्षा विरल माध्यम है। जो पानी की सतह है, पानी के अंदर है ना, तो पानी की सतह है, तो पानी की सतह और पानी सतह के ऊपर में क्या है? वायु है ना। तो पानी की सतह पर वायु जल की अपेक्षा विरल माध्यम है। ये नीचे की ओर जल है, ऊपर की ओर वायु है, तो वायु है, जल की अपेक्षा क्या है? विरल माध्यम है। और मैंने बताया कि विरल माध्यम में ध्वनि का संचरण निम्न होता है ना। ओके, तो पानी की सतह पर वायु जल की अपेक्षा विरल माध्यम है, जबकि पानी की सतह पर वायु है वहाँ जल की अपेक्षा विरल माध्यम है। जबकि पानी की सतह से नीचे
पानी सघन माध्यम है, मतलब जो पानी की सतह उसके नीचे जो पानी पानी भरा हुआ है ना पूरा, वो कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। अतः नदी या तालाब में चल रही मोटर नाव की ध्वनि पानी की सतह से ज़्यादा पानी के भीतर सुनाई देती है। ऊपर सतह में वायु है तो नीचे सतह में कौन है? जल है। तो जल में ज़्यादा, जल में ना जो ध्वनि वो अधिक गमन करेगी वायु की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि वायु में गमन नहीं करेगी, ऐसे बात नहीं है, ठीक है, वायु में भी गमन करेगी लेकिन उसकी अपेक्षा ध्वनि। चल मैं दो का उदाहरण देता हूँ। यदि हमारे पास लोहा है और जल है तो किस में ज़्यादा जल्दी मात्रा में पहुँचेगा? तो लोहा में जाएगा, क्योंकि ये इससे जल से ज़्यादा सघन कौन है? लोहा है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको आप लोग नॉर्मल देख लीजिए, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, है ना। आगे आता है कि क्या अंतरिक्ष में भी ध्वनि सुनाई देती है? कारण दे। हमको क्या पता, जाना पड़ेगा वहाँ पर, है ना। चलिए लिख लो इसको, ठीक है। और ये हमारा टॉपिक नहीं है कि वो टॉपिक को ही समझाऊंगा मैं ज़्यादा। एक क्वेश्चन और है कि बारिश के मौसम में बिजली कड़कने पर हमें रोशनी पहले दिखाई देती है और फिर कड़कने की ध्वनि कुछ क्षण बाद में। ये आप लोग गौर किए होंगे कि पहले बिजली चमकती है, उसके बाद उसका आवाज़ आता है। तो बता दूं एक्चुअली में होता क्या है कि बिजली और एक साथ होती है, बिजली चमकना और आवाज़ एक साथ होती है, लेकिन उसको हमारे तक आने में ना टाइम लग जाता है, किसको? आवाज़ को, जबकि प्रकाश फट से आता है। इसको क्यों आता है ये सब आपको उत्तर दिया गया है, आप देख लीजिए, है ना। अब हमारा टॉपिक चलता है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यही आपका आज टॉपिक है, आगे का टॉपिक है पृष्ठ क्रमांक, ठीक है, 217 में, है ना, ध्वनि और माध्यम। तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए, तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तरीके से समझा जा सकता है। चलिए प्रयोग कर देते हैं ना। सर्वप्रथम एक कांच का बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार और एक बेलनाकार जार, ठीक है, इसको जार कह सकते हैं। सर्वप्रथम एक कांच का बेलनाकार जार और एक विद्युत घंटी लेंगे। यहाँ पर ऐसे जार बनाए, यहाँ चित्र में बाद में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि सर्वप्रथम एक कांच का बेलनाकार जार ऐसे लेते हैं, ठीक, और एक विद्युत घंटी लेंगे, उसके अंदर विद्युत घंटी लेंगे तथा बेलनाकार जाल के नीचे पंप लगा देंगे। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बेलनाकार जार के अंदर हम लोग क्या लगा देते हैं? पंप लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बेलनाकार जार है, ठीक है। चलिए ये बेलनाकार जार है, ठीक है। तो क्या बता रहा हूँ, इसको मैं डिटेल्स को बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से कि सर्वप्रथम एक कांच का बेलनाकार जार, ठीक है, और एक विद्युत घंटी लेते हैं, यहाँ पर विद्युत घंटी लेते हैं, ठीक है, तथा बेल जार के नीचे क्या लगा देते हैं? पंप लगा देते हैं। विद्युत घंटी को बेल जार के अंदर लटका देते हैं। ये बेल जार है, ठीक है, उसके अंदर क्या आते हैं? अच्छा, बेल जार बोल दें तो बेल जार तो हो गया, है ना, ठीक है। और बेल जार के बाद और जार ने लिखना है, ठीक है ना। तो क्लियर हो रही है आपको कि सर्वप्रथम एक कांच का बेल जार और एक विद्युत घंटी लेंगे, विद्युत घंटी को बेल जार के अंदर लटका देंगे, या कह सकते हैं पहले बेल जार के नीचे एक पंप लगा देते हैं और विद्युत घंटी को बेल जार के अंदर लटका देते हैं, ठीक है। स्विच ऑन करने पर विद्युत घंटी बजने लगती है। और कुछ नहीं करना है अपने को, क्या करना है कि सर्वप्रथम एक कांच का बेल जार और एक विद्युत घंटी लेंगे, है ना, तथा बेल जार के नीचे एक पंप लगा देंगे, है ना, विद्युत घंटी को बेल जार के अंदर लटका देंगे। स्विच ऑन करने पर, यहाँ पर स्विच दिया गया है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, स्विच ऑन करने पर, है ना, विद्युत घंटी क्या होने लगती है? बजने लगती है, टिन टिन करके, है ना। चलिए अब देखिए आगे प्रक्रिया क्या होती है कि नीचे पंप के माध्यम से बेल जार में उपस्थित वायु को, इसमें जो उपस्थित जो वायु है उस वायु को निकाल देते हैं, अर्थात बेल जार क्या हो जाता है? निर्वात हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे घंटी की आवाज़ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और उसकी ध्वनि सुनाई ही नहीं देती है कि एक स्विच सुनाई देते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये जो डिटेल बताया आपको लिखना है, ठीक है, सुन के लिख सकते हैं, मस्त रिपीट करके सुन लीजिएगा, एकदम कहानी टाइप से बताया उसको, और कहानी टाइप से आप लोग उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तरंग के प्रकार में, है ना, आगे चलते हैं। चलिए इसके पहले क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने पर क्या वहाँ अंतरिक्ष यात्री बात कर पाएंगे? स्पष्ट कीजिए, आपको लिखना है उस उत्तर को, ठीक है। चलिए तो आगे हम चलते हैं तरंग के प्रकार। हमारे पास तरंग के कितने प्रकार हैं भाई, है ना। पहला आता है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य बोलते हैं उसको, अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, है ना। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, यही समझना है ना। चलिए, वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का कंपन
माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होती है, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। बिल्कुल भी समझ नहीं आता इसको, हम लोग एक बार अगर करते हैं ऐसे डायरेक्टली बोल देता हूँ मैं तो बिल्कुल समझ नहीं आता, आपको समझना होगा। ठीक है, समझना होगा, देखिए ध्यान से, है ना, कि क्या होता है कि मान लो जाए हमारे पास एक स्प्रिंग है, ऐसा स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है। इसको हम अगर खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, तो मान लीजिए हम लोग खींच रहे हैं और देखना यहाँ पर ये इसका और इसका और इसका ये सब एकदम समान बराबर है, ऐसे इधर से वो बराबर है। तो वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का कंपन, अब मैं मान लेता हूँ इसको माध्यम का कण, ये दो दो तीन तीन 4 5 6 7 जो रिंग मैंने बनाई हैं छोटी छोटी, है ना, ये स्प्रिंग का रिंग है, बीच बीच में रिंग बनता है वो, ठीक है। इसको मैं एक माध्यम का कण मान लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए इसको इस और खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं तो ये ऐसे बढ़ेगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। तो वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का कंपन, इसको खींचते हैं तो इसी की ओर ये गति करती है। इसको यहाँ से पकड़े हैं और इसको इस इधर से मैं ऐसे खींचता हूँ तो ये जो कण है, ये जो रिंग है, ये इसी की ओर गति कर रही है। इसे खींचते हैं तो बात समझ आ रही है मेरी, इसको खींचते हैं तो उसी की ओर, मतलब जिस दिशा में, है ना, संचरण हो रही है, जिस दिशा में बढ़ रही है उसी दिशा में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होती है, समानांतर होती है मतलब ये बराबर मात्रा में, ठीक है, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। अगर समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से बताया जाएगा इसको, है ना, कि वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का कंपन है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मल तरीके से, है ना, कि माना जाए इसमें ये बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है, वो क्या है, मान जाए संपीड़न है, और बीच में थोड़ा सा ये अलग दिखाई दे रहा है, ये विरलन है, फिर संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न और विरलन, ऐसा होते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए संपीड़न के जो माध्यम के कण है, कणों का जो कंपन हो रहा है वो तरंग संचरण की दिशा में हो रही है। इसको अगर हम लोग इधर से खींचते हैं, है ना, मतलब तरंग संचरण जैसे कि ये इधर जा रही है, ऐसे जा रही है ना, ये इतने में, अब यहाँ पर कोई ध्वनि जा रही है, मान लीजिए ध्वनि के बारे में बात करते हैं, है ना, तो ये जा रही है तो ये इससे ऊपर नहीं जा रही है, ये फिक्स है, इससे नीचे नहीं जा रही है, मतलब सीधा जा रहा है एकदम, ऐसे जा रहा है, इधर इधर की ओर जा रही है ना, मतलब पूरा इतने में ही ऐसे गमन कर रही है, ठीक है, ऐसे सीधा 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 ऐसे टेढ़ा मत बना, सीधा गमन कर रही है। इसमें तरंग संचरण की दिशा में ही जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, नीचे नहीं जा रही है, बात समझ रहे आपको, सीधा ऐसे, है ना, ऐसे ये है तरंग संचरण की दिशा में समानांतर, ये तरंग संचरण की दिशा है, जिस तरफ वो तरंग जा रही है उसको बोलते हैं तरंग संचरण की दिशा, इसी की ओर क्या कर रही है, गमन कर रही है ना, कौन, माध्यम के जो कण है वो, ठीक है। तो वे तरंग जिसमें माध्यम के, है ना, वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का जो कंपन है, जिसका जो कंपन है, माध्यम कणों का जो कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होती है, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा में चलते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग, है ना। अब देखिए कि वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होती है। अब देखिए इसको मैंने बताया था तरंग संचरण की दिशा, अब ये सीधा जाएगा ऐसे, तो तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होती है, ठीक है। अब ये अंत तंते हो जी, देखा तो तुमने, है ना तो ये ऐसे हो रही है, कभी ऊपर जा रही है, उसका नीचे जा रही है, इधर भी जा रही है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस तरंग संचरण की दिशा में नहीं जा रही करके, तरंग संचरण की दिशा में ही जा रही है, लेकिन कहीं ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से होते होते जा रही है, मतलब क्या है, तरंग संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है, लंबवत जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, या तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। कौन सी तरंग कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इसको स्प्रिंग को आप ऐसे पकड़ के खींच के देखना, एक बार खींच के बस देखना, खींच के देखना तो एकदम सीधा सीधा रहेगा, ठीक है। और उसी जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं ऐसे खींच के बताता हूँ तो ऐसे तरंग संचरण की दिशा में रहेगी, ठीक है। और स्प्रिंग को ऐसे ऐसे करोगे ना तो ऐसे ऐसे होते जाएगा वो स्प्रिंग, ऐसे इसके करके हिलाना है स्प्रिंग को, ठीक है, पकड़ के, है ना, तो वो तरंग संचरण की दिशा में होगी। जैसे कि इसमें हिला, ये तो नहीं हिलेगा शायद, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे टेढ़ा होगा, फिर टेढ़ा होगा, ऐसे ऐसे होगा, स्प्रिंग होगा, ठीक है। चलिए, तो वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा
में दिशा के लंबवत होती है या दिशा में लंबवत होती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। चलिए अब हम लोग तरंग के बारे में, दो तरंग होता है। अब उस तरंग के अंतर्गत है ना, उस जो तरंग के अंतर्गत जैसे ध्वनि तरंग है, बहुत सारे तरंग है, ठीक है। तो उस तरंग के अंतर्गत कौन कौन से परिभाषाएं हमको मिलती है उसमें चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो हमारे पास है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ क्या है, क्वेश्चन आता है ये, है ना, कि तरंग दैर्ध्य क्या है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ चुके हैं। तरंग दैर्ध्य क्या है, ओनली तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, है ना। तो दो, अच्छा संपीड़न और विलयन बता देता हूँ आपको। चलिए तो आपको मैंने बताया था स्प्रिंग में कि यहाँ पर जो उच्च दाब क्षेत्र निर्मित होगा वो संपीड़न कहलाएगा, और इसके बाद ये निम्न दाब क्षेत्र, फिर उच्च दाब क्षेत्र, फिर निम्न दाब क्षेत्र, फिर उच्च दाब क्षेत्र, तो उच्च दाब क्षेत्र कहलाएगा संपीड़न और निम्न दाब क्षेत्र कहलाएगा विरलन। अब हम लोग इसको माजे अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग में देंगे, सॉरी अनुप्रस्थ तरंग में देखेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे। तो सर तो केवल अनुदैर्ध्य वाले में बताए हैं ऐसे सीधा सीधा में, संपीड़न विरलन संपीड़न विरलन। तो इसमें कैसे है तो बता देता हूँ कि ये अपनी जगह में है। पहले ऊपर की जा रही मतलब ये ऊपर जा रही मतलब ये संपीड़न है, ये नीचे की जा रही तो विरलन है, ठीक। ऊपर क्या होते हैं संपीड़न इधर विरलन, संपीड़न विरलन, ठीक। ये हो गया, है ना। अब इसको दो तरीक़े से और बोलते हैं, इसको श्रिंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। श्रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्त, है ना। तो तरंग दैर्ध्य क्या है देखिए, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा एक संपीड़न ये है, दूसरा संपीड़न ये है, तीसरा संपीड़न ये है, चौथा संपीड़न ये है। ये पहला विरलन है, ये दूसरा विरलन है, तीसरा विरलन, चौथा विरलन, ठीक है। तो ये विरलन है, ये संपीड़न, है ना। तो दो क्रमागत संपीड़न, 1 2 3, तो 1 और ये 2 ये दोनों जने क्रमागत हैं, 1 और 2 और 3 ये दोनों जने क्रमागत है, 3 और 4 ये क्रमागत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 और 3 क्रमागत नहीं है, 1 और 2 क्रमागत है, 2 और 3 क्रमागत है। दो क्रमागत संपीड़न, ये दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, ये विरलन के बारे में भी बात कर सकते हैं, ये दोनों जने विरलन है, ये दोनों जने क्रमागत विरलन है। तो दो क्रमागत संपीड़न अथवा विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे भाई, तरंग दैर्ध्य कहेंगे। इसका ऐसा एक मात्रक मीटर है, मीटर है, एम फॉर एम से किसका नाम आता है, किसी के नहीं आता है, हाँ छोड़ो। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर है, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा, है ना, लेमडा ऐसे। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं आयाम में। आयाम क्या है, ये भी एक परिभाषा है छोटा सा, है ना, कि ध्वनि तरंग के कारण माध्यम के घनत्व की मूल स्थिति में उतार चढ़ाव के मान को आयाम कहते हैं। उतार चढ़ाव के मान को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए से निरूपित किया जाता है। तो इसी को बताता हूँ, देखो ध्वनि तरंग के कारण माध्यम के, यही चित्र इसमें भी बनाना है, इसमें चित्र अवेलेबल नहीं है ना। तो यही चित्र को बनाना है, कैसे बनाना है, इसमें ये जो लिखे हो लेमडा को उसको हटा देना है, उसकी जगह क्या लिखना है कि ध्वनि तरंग के कारण माध्यम के घनत्व की मूल स्थिति में उतार चढ़ाव के मान को आयाम कहते हैं। चलिए अब ये अपने मूल स्थिति में है, कहाँ पास है, मूल स्थिति में। यहाँ से ऊपर चढ़ता है तो कितना दूर चढ़ा है, ऐसा यहाँ से ये जो मेन लकीर दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इधर जाके तो मेन लकीर से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब ये मुख्य स्थिति उसके उतार, सॉरी उसके चढ़ाव और उसके क्या है उतार, फिर यहाँ पर मेन स्थिति में आ गई, फिर उसका चढ़ाव है, फिर इधर उतार है। मतलब ध्वनि तरंग के कारण माध्यम के जो घनत्व की मूल स्थिति, मूल स्थिति यहाँ पर था, है ना, ये बीच में बनाया हुआ उसकी मूल स्थिति है। मूल स्थिति ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ध्वनि तरंग के कारण माध्यम के घनत्व की मूल स्थिति में उतार चढ़ाव के मान को आयाम कहते हैं। मतलब ये जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट से यहाँ ऊपर तक की मान को हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम कहते हैं। इसे ऐसे निरूपित किया जाता है। क्लियर हो गई दोनों परिभाषा। तीसरा परिभाषा में चलते हैं हम लोग आवर्तकाल में, है ना। दो क्रमागत संपीड़न व दो क्रमागत विरलों के बीच निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। मतलब दो क्रमागत संपीड़न है और दो क्रमागत विरलन है, दो क्रमागत संपीड़न। अच्छा इसको चित्र को ऊपर बता देता हूँ, यहाँ देखिए, दो क्रमागत संपीड़न व दो क्रमागत विरलन, ठीक है। ये दोनों क्रमागत संपीड़न है, ये दोनों क्रमागत क्या है, विरलन है। दो क्रमागत संपीड़न व दो क्रमागत विरलनों के किसी निश्चित बिंदु से, अब मैं इसको मान लेता हूँ निश्चित बिंदु, चलो निश्चित बिंदु, तो किसी निश्चित, इसको मान लेता हूँ, चल नहीं रहा है। तो दो क्रमागत संपीड़न व दो क्रमागत विरलन, तो संपीड़न के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, विरलन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, कि दो क्रमागत संपीड़न व दो क्रमागत विरलनों के किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहते हैं। तो मैं अभी क्रमागत विरलन के बारे में बात कर रहा हूँ, आगे मैं संपीड़न के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ से हो गया संपीड़न, ठीक, और यहाँ से हो गया विरलन,
ठीक है। तो यहाँ से एक मुख्य बिंदु इसको मान लेते हैं, यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगा और ये फिर मुख्य बिंदु में आएगा ना। चलिए इसको मुख्य बिंदु मान लेते हैं ना। तो दो क्रमागत संपीड़न व दो क्रमागत विरलनों के किसी निश्चित बिंदु से, ये दो क्रमागत संपीड़न है या दो क्रमागत विरलन है, उसके किसी भी निश्चित बिंदु से या निश्चित बिंदु से, है ना, गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहते हैं। मतलब ये एक बार में कितने बार यहाँ तक गया, एक आवर्त हो गया, मतलब एक आवर्तकाल हो गया, ठीक है। फिर ये संपीड़न विरलन हो गया, फिर ये हो गया एक, फिर संपीड़न विरलन हो गया, फिर एक हो गया। मतलब क्रमागत संपीड़न व क्रमागत विरलन है उसकी किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय है, निश्चित बिंदु से। ये क्रमागत संपीड़न का निश्चित बिंदु है, यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ तक जाएगा, एक बिंदु यहाँ से फिर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर दूसरा बिंदु यहाँ से यहाँ तीसरा, मतलब एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहलाएगा। इससे हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आयाम को ए से और आवर्तकाल को टी से। आगे आता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? तो एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये एक समय में कितना दूर तक गया, इतना दूर तक गया, फिर दूसरे समय में इतना, तो या तो एक समय में यहाँ तक गया, दूसरे समय में यहाँ तक फिर गया, तो एक निश्चित दूरी में जाएगा ये, है ना। तो एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज है, ठीक। ओके, ये हो गया आवृत्ति। अब सबको याद रखना है, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आयाम को हम लोग ए से, आवर्तकाल को टी से, आवृत्ति को ये एन से प्रदर्शित करते हैं। एन नहीं बोलते इसको, ठीक है, चलिए न्यू बोलते हैं इसको। हाँ चलिए, और बताता हूँ आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच निम्न संबंध होता है कि ये टी इक्वल टू 1/n होता है। ये एन कौन है? एन आवृत्ति है, टी कौन है? आवर्तकाल। इन दोनों के बीच संबंध, मतलब ये हमारे लिए एक सूत्र है, या एन इक्वल टू 1/t भी हो सकता है, ये सूत्र है, ये सूत्र का यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। आगे का टॉपिक है पृष्ठगान 220, वहाँ पर है ध्वनि तरंगों की चाल। टॉपिक ध्वनि तरंगों की चाल, है ना। तो एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। तरंग की चाल कहते हैं। चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा समय। अब ये नॉर्मल किसी वस्तु या किसी भी गाड़ी वगैरह का चाल हो सकता है, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले तरंग की चाल, ये नॉर्मल किसका चाल है? किसी भी वस्तु का। हम लोग तरंग की चाल क्या बोलेंगे कि एक संपीड़न, इसको आप लोग नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, आपको सुनकर लिखना है कि एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। अब हम लोग चाल बटा दूरी बटा समय यूज़ करते हैं, लेकिन तरंग की चाल के लिए कैसे यूज़ करेंगे? देखिए कि एक दौरान पूर्ण करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी का मान तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। चलिए, ये तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है? लैम्डा। तो एक दोलन पूर्ण करने में, है ना, एक दोलन पूर्ण करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी का मान तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। मतलब दूरी का मान है वहाँ किसके बराबर होती है? तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा के बराबर होता है। तथा समय आवर्तकाल के बराबर, तथा समय है वो क्या होता है? आवर्तकाल के बराबर होता है। आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को हम लोग को एस से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम लोग इस दूरी के कहाँ लिखे हैं? हम लोग यहाँ पर दूरी का मान तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। मतलब तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा, है ना, और चाल को भी से प्रदर्शित कर लेते हैं हमारे, ठीक है। तो एक दोलन पूर्ण करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी, ये जो तरंग है उसके द्वारा चली गई दूरी अर्थात चाल एक प्रकार से, ठीक है, चली गई दूरी का मान तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। इसका जो दूरी है, दूरी का मान है किसके बराबर होता है? तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। तथा जो समय है वहाँ आवर्तकाल के बराबर होता है। तो दूरी जगह लैम्डा लिख दिए, समय जगह टी लिख दिए। ओके, 4 बराबर v। चलिए, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से आया है ना। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिखे थे कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है करके, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू 1/t, ठीक है, ये आप तो जानते हैं, है ना। एन न्यू नहीं बोलेंगे इसको, न्यू नहीं बोलेंगे, है ना, एन बस बोल देंगे इसको, छोटा सा, है ना। ओके, तो यहाँ पर ये n इक्वल टू 1/t, ये हम लोग जानते हैं, या तो जानते हैं हम लोग t इक्वल टू 1/n, है ना, ये हो गया। अब 1/n तो ये क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या लिखी है? लैम्डा अपॉन t, और t का मान क्या है? 1/n है। तो इसी t की जगह हम लोग डाल देते हैं 1/n को डाल देते हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू, ये v इक्वल टू है लैम्डा है तो लैम्डा को रहने दो, ठीक है, अपॉन t है तो t की जगह क्या लिखना है? 1/n लिखना है, 1/n लिखना है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो v इक्वल टू हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा n हो जाएगा। लैम्डा कौन है?
तरंग दैर्ध्य है, और एन कौन है, आवृत्ति है, अर्थात चाल बराबर जो तरंग है उस तरंग की चाल बराबर है ना, तरंग की चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणित आवृत्ति, ये सूत्र आपको मिलता है। ठीक है, मतलब ध्वनि तरंग की चाल के लिए ये सूत्र मिलता है। ठीक है, चाल नॉर्मल चाल नहीं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है हम लोग जानते हैं, लेकिन ये ध्वनि की चाल के बारे में सूत्र लिखेगा तो तरंग दैर्ध्य गुणित आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक चलते हैं, श्रव्यता परास। आगे का मेन टॉपिक का नाम है श्रव्यता परास। ठीक है, तो श्रव्यता परास में हम लोग चलते हैं। पहले ध्वनि, श्रव्य ध्वनि क्या है और अवश्रव्य ध्वनि क्या है। हमारे पास बहुत सारे ध्वनि होती है ना, किसी को सुन पाते हैं, किसको नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, सब संध्य ध्वनि के बारे में बताता हूँ मैं, है ना। कि श्रव्य ध्वनि, ठीक है, ऑडिबल साउंड, वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति ना, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज बोलते हैं, इसको हर्ट्ज बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है तो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। सामान्य हम लोग जो बोलते हैं वो ध्वनि है, श्रव्य ध्वनि है। ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। कि वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, आवृत्ति मतलब ना साउंड को नहीं बोलते हैं, आवृत्ति मतलब उसका जो आवृत्ति है, जो झंझनाहट होती है एक प्रकार से। ठीक है, वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है श्रव्य ध्वनि कहलाती है। ओके, सामान्य मनुष्य की ध्वनि उदाहरण दे रहा है ना। अपश्रव्य ध्वनि, वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, यही से बात करना, 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य, 20 हर्ट्ज से कम मतलब अपश्रव्य। एक और आएगा पराश्रव्य। ठीक है, तो भूकंप के समय पृथ्वी के भीतर तरंगों में उत्पन्न ध्वनि, जो भूकंप आते उसके पहले पता नहीं चलता हम लोगों को, पता चलता तो हम लोग भाग जाते हैं ना। तो भूकंप के समय पृथ्वी के भीतरी तरंगों में उत्पन्न ध्वनि, वो कौन ध्वनि है, अवश्रव्य ध्वनि है। ठीक है, चलिए तीसरा चलते हैं कि वे ध्वनियाँ या वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहलाती है। चमगादड़ की ध्वनि की श्रव्यता, आपने मैंने बता दिया कि ये श्रव्यता मतलब क्या होता है, आवाज़ नहीं होता है ना, उसका जो एक प्रकार से कहा जाए आवृत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, आवृत्ति। ओके, है ना, तो आप लोग उसका आवाज़ मत समझना, इसका आवाज़ ज़्यादा है, इसका आवाज़ कम है, आवृत्ति बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं उसको, है ना। कि वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है ना। तो याद रखना 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगी तो श्रव्य है, 20 हर्ट्ज से कम होगी तो अवश्रव्य है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तो पराश्रव्य है। ठीक है, ये सब ध्वनि है, क्लियर हो गई है। आगे का पॉइंट आता है पराश्रव्य ध्वनि का अनुप्रयोग। पराश्रव्य ध्वनि उसका क्या क्या अनुप्रयोग है। तो पहला आता है ईसीजी में यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये क्या है उसको देखिए कि ईसीजी एक ऐसा तकनीक है जिसमें पराध्वनि तरंगों का उपयोग कर हृदय के विभिन्न भागों से पराध्वनि तरंगों को परावर्तित कराकर हृदय के कंपन का प्रतिबिंब बनाया जाता है। मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के हृदय का जो धड़कन होता है, ऐसे देखे होंगे आप लोग, टीवी में चलता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है ना, ऐसा होते जाता है ना, और ये अगर सीधा हो गया तो आदमी मर जाता है। ठीक है, तो ईसीजी यही वाला जो इमेज है ये प्राप्त करना है तो इसी का यूज़ करते हैं, ईसीजी का यूज़ करते हैं। तो ईसीजी एक ऐसा तकनीक है जिसमें पराध्वनि तरंगों का यूज़ कर हृदय के विभिन्न भागों से पराध्वनि तरंगों को परावर्तित कराकर, मतलब यहाँ से पराध्वनि तरंग भेजते हैं हृदय तक, वहाँ से वो परावर्तित हो जाती है। परावर्तन मतलब समझते हो ना, ये एक सतह है, यहाँ से कोई चीज़ जाती है, टकराती है, तो ये परावर्तन है। ठीक है, तो ईसीजी एक ऐसा तकनीक है जिसमें पराध्वनि तरंगों का उपयोग कर हृदय के विभिन्न भागों से पराध्वनि तरंगों को परावर्तित कराकर हृदय के कंपन का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड सीने में तथा 1 इलेक्ट्रोड हाथ की उंगली में लगाई जाती है। आप लोग देखे होंगे यहाँ पर ऐसे लगाए जाते हैं, और टीवी में देखे होंगे सीने में भी लगाया जाता है। ओके, चलिए दूसरा पराश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग है अल्ट्रासोनोग्राफी में। चलिए देखते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा यंत्र है जो कि पराध्वनि तरंगों का उपयोग, जिसमें यहाँ पर लिख देना, जिसमें पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के उपयोग में लाया जाता है। इस सूचकांक से रोगी के अंग, यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय आदि के प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तथा
पथरी ट्यूमरों का पता लगाया जा सकता है, पथरी की बीमारी का, है ना। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों में गमन करती है, पूरे शरीर के ऊतक में क्या करती है, गमन करती है, तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती है जहां ऊतकों के घनत्व में परिवर्तन होता है। मतलब क्या होता है कि सामान्यतः जो ऊतक होते हैं उसका घनत्व, जैसे जहाँ पर ज़्यादा घनत्व दिखेगा वहाँ पर ऐसे ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है। जो ऊतक है सामान्य घनत्व में कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा घनत्व हो जाएगा या तो कोई पत्थर दिखाई देगा, है ना, किडनी में स्टोन दिखाई देगा, पथरी दिखाई देगा, ठीक है, तो ये बता देगा ये जो यंत्र है, ठीक है। ये हो गया पराश्रव्य ध्वनि का अनुप्रयोग। ये तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं, सोनार। ये सोना बेचने वाला सोनार नहीं है ना। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दिशा एवं चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है ना। इस यंत्र में एक प्रेषित, चलिए दिखाते हैं इसको, प्रेषित मतलब ये ले जाने वाला, ऐसे ये नाव बना दी है हम लोग और ये पूरा नीचे का जल है, तो इसमें एक प्रेषित ऐसे जाता है पराश्रव्य ध्वनि, है ना। देखिए कि इस यंत्र में एक प्रेषित्र एवं एक सूचकांक होता है। चलिए देखिए, ये प्रेषित्र है जो ले जाता है ऐसे, और ये सूचकांक है, यहाँ से जाता है और यहाँ से आता है, इसमें ऐसे इधर बनाएंगे, ठीक है, ओके। इस यंत्र में एक प्रेषित्र एवं एक सूचकांक होता है और इसे किसी नाव या जहाज की निचली तली में लगाया जाता है। ये देखिए, अपने साइकिल के निचली तली में नहीं लगाना है ना, किसी नाव या जहाज की निचली तली में लगाया जाता है, ठीक है ना। प्रेषित्र पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। ये जो प्रेषित्र यहाँ पर बनाया है ये पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है और उसे प्रेषित करती है, ये प्रेषित करती है, ठीक है। ये तरंगे जल में गमन करती है तथा समुद्र तल में पिंड या वस्तु से टकराने के पश्चात, ये पिंड है या वस्तु से क्या करती है, टकराती है, टकराने के पश्चात परावर्तित होकर, यहाँ परावर्तित होकर, है ना, संसूचक द्वारा ग्रहण कर, ये संसूचक इसके तरह ग्रहण करते हैं, यहाँ से जाती है, यहाँ टकराती है वस्तु से, और संसूचक द्वारा क्या है, ग्रहण करती है, दूरी की गणना की जाती है। तो इसको एक चीज़ और बताता हूँ कि मान लो जाए प्रेषित्र से यहाँ से ऐसे गया, है ना, इतना दूरी है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, और यहाँ से वापस ऐसे आया तो फिर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो नाव से वस्तु की दूरी कितना होगा भाई, 5 किलोमीटर होगा। तो ये जो सूचकांक है ना, ये सूचकांक ये 5 किलोमीटर नहीं दिखाता है, वो डायरेक्टली क्या दिखाता है, 10 किलोमीटर दिखाता है, क्योंकि 5 जाने में लगा और 5 आने में लगा, ठीक है। तो ये 10 दिखाता है, तो आपको उसको आधा करके जानना है कि वहाँ 5 किलोमीटर की दूरी ही है करके, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो अध्याय है वो कंप्लीट हो गई, है ना। और प्रश्न उत्तर का जो टॉपिक्स है या प्रश्न उत्तर है ना, उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर मैं सवाल को बता दूंगा, है ना, ठीक है, इसमें से, और प्रत्येक प्रश्न तो को हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसका तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो, लेमडा का मान, ठीक है, तरंग दैर्ध्य मतलब लेमडा का मान, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति मतलब एन का मान कितना होगा, क्या यह श्रव्य होगी, है ना। चलिए अब श्रव्य अवश्रव्य सब बता दिया मैंने, ठीक है। तो दिया गया, क्या दिया गया है, चाल दिया गया है वी का मान कितना गया है, 239 मीटर प्रति सेकंड, ओके। और क्या दिया गया है, इसका तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर पर है, तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, तो ये बदलेंगे तो हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1.5 कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 बटा 100, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 को सेंटीमीटर यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ, 1.5 को सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, कितने देंगे, 100 से भाग देंगे। और यदि इसको हम लोग दशमलव हटाना है मान जाए, तो दशमलव हटाना है तो 1.5 है और ये नीचे में 10 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको दोनों के साथ लिखा गया है 15 बटा 10 गुणित 100 एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है। क्लियर होगी बात मेरी, जो दिया गया है। अब ज्ञात क्या करना है, आवृत्ति ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने चाल का सूत्र आपको शुरू में बताया था, V = लेमडा एन, एन मतलब आवृत्ति और लेमडा मतलब जो उसका तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। और ये चाल, हमने को चाल का सूत्र यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो चाल कितना दिया गया है, 239 दिया गया है, और लेमडा का मान कितना दिया गया है हमारे पास,
15/1000। तो यहाँ पर ऐसा आया था ना 15/10 गुणित 100, ठीक है, ऐसे नीचे पीछे देखे थे। तो ये हो जाएगा, और n का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गया 339 गुणित, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 15/1000 है, वो 1000/15 हो जाएगा, इधर आ गया, ठीक है। और ये बटा बराबर n, ये काटा दिया हम लोग, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य 5 शून्य 5 से कटा रहे हैं भैया, है ना। इसको 3 से कटाएं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ठीक है, ये हो गया। तो 113 गुणित 200 हो गया, यानी इधर 200 बचा हुआ है n, और यह है 22,600, n का मान निकल गया। ये हर्ट्ज़ में है, ठीक है, हर्ट्ज़ में है, और n बराबर 22,600, और इसको हम लोग किलो हर्ट्ज़ करेंगे मान जाए तो 226 हो जाएगा। 1000 यहाँ पर 226 किलो हर्ट्ज़ ना, हर्ट्ज़ में इतना आएगा 22, तो हर्ट्ज़ लिखेंगे तो ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, किलो हर्ट्ज़ लिखने की जरूरत नहीं है। 22,600 हर्ट्ज़, ठीक है, ये परस्रव्य ध्वनि है। क्लियर होगी ये। चलिए एक और क्वेश्चन है, किसी ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है एवं तरंग दैर्ध्य 0.017 मीटर है, लैम्डा का मान, ठीक है। उसकी ध्वनि स्रोत को जल में डाल दिया जाए, ध्वनि स्रोत को किस में डाल दिया जाए, जल में डाल दिया जाए, तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि जल में ध्वनि की चाल 1480 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए ध्वनि की चाल है 340 मीटर प्रति सेकंड है ना, लेकिन उसको पानी में डाल दिया जाए, और पानी में डाल दिया, और पानी की जो ध्वनि की चाल है, पानी में ध्वनि की चाल है वो कितना है, 1480 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका गणना कर बताइए, है ना। अब किसमें, उसके ध्वनि स्रोत को जल में डाल दिया जाए तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब तरंग दैर्ध्य पर जो प्रभाव पड़ेगा, देखो यहाँ पर समझना है आपको, प्रश्न को पहले समझाता हूँ मैं, है ना, कि किसी ताप पर वायु में ध्वनि की चाल वायु में ना, वायु, ये इसको मैं बनाता हूँ, इसको जल मान लेते हैं, इसको हम लोग वायु मान लेते हैं, ठीक है। तो वायु में क्या है, उसकी चाल है 340 मीटर प्रति सेकंड है, और उसका तरंग दैर्ध्य कितना है, 0.017 मीटर है तरंग दैर्ध्य, इसका भी मान है हमारे पास, ठीक है। अब उसी ध्वनि स्रोत को जल में डाल देते हैं, तो जल में डालते हैं, और जल का जो तरंग दैर्ध्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब तरंग दैर्ध्य को निकाल के दिखाना है अपने को, ठीक, किस में, जल में। आप सोचोगे कि तरंग दैर्ध्य का मान तो यहाँ पर दिया गया है, तो मैं बता दूं कि ये वायु का है, हमको जल का निकालना है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। यदि जल में ध्वनि की चाल 1480 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, तो हमको निकालना है तरंग दैर्ध्य, और किस में निकालना है भाई, जल में निकालना है। चलिए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए जो सूत्र दिया गया है उसको समझना, कि वायु के लिए, पहले वायु के लिए निकालते हैं, वायु के लिए देखते हैं। तो वायु के लिए क्या है कि चाल हमको दिया गया है, चाल कितना दिया गया है वायु में हमको, 340 मीटर प्रति सेकंड, ओके। और तरंग दैर्ध्य कितना दिया है, 0.017 मीटर यहाँ पर दिया गया है वायु के लिए ना। आवृत्ति कितना है, आवृत्ति हमारे पास नहीं है, ठीक है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। अब आवृत्ति निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, देखिए ये 340 ये चाल हो गया, और n इंटू लेमडा तरंग दैर्ध्य का मान कितना है, 0.1017 हो गया, 340 गुणित n इंटू 17, यहाँ पर क्या आते हैं, हम लोग 1000 लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दशमलव हटा दिए हैं, ठीक है, दशमलव हटाते हैं तो दशमलव बाद कितना शून्य है, 1 2 3 शून्य है, तो 3 शून्य लिए हम लोग, ठीक है, 17 है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि n का मान के लिए इसको हम पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 17/1000 है, तो 1000 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना। और 17 से पढ़ते हैं तो 17 दूनी 34, 17 शून्य 0, ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो n का मान कितना निकला है, 20,000 निकला है, कितना निकला है, 20,000, मतलब आवृत्ति का मान कितना निकला है, 20,000, क्योंकि आवृत्ति जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। आवृत्ति का मान कितना निकला है, 20,000 निकला है। क्लियर, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ सूत्र में, और है ना, हमारे पास 20,000 ये निकल गया है, किसका मान निकल गया है भाई, n का मान, आवृत्ति का मान, ठीक है। चलिए तो n का मान कितना निकल गया है, 20,000 निकल गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किस में चाल देखें, वायु में चाल देखते हैं। अब लिखते हैं हम लोग, पुनः जल में ध्वनि की चाल, पहले वायु में निकाले हैं ना हम लोग, ये n का मान वायु के लिए निकाले हैं, ठीक है। तो पुनः पुनः जल में ध्वनि की चाल, तो पहले ध्वनि में चाल की सूत्र क्या है, v = लेमडा n या n लेमडा, यही तो है हमारे पास सूत्र, है कि नहीं। तो अब जल में निकाल रहे हैं, पहले वायु में निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जल में निकालते हैं, उस टाइम आपको बताता हूँ कि प्रश्न दिया गया है कि जल में ध्वनि की चाल कितना है, 1480, प्रश्न में जाकर देखिए 1480 मीटर प्रति सेकंड है, तो v का मान हमको दिया गया है, ठीक है।
ओके, वी का मान हमको दिया गया है और एन का मान अभी निकाले हैं हम लोग, क्या निकाले हैं, ये 20,000 निकाले हैं, ठीक है। और लेमडा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, किस में ज्ञात करना है, जल में ज्ञात करना है। तो वी का मान कितना है 1480, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। और लेमडा का मान ज्ञात करना है अपने को, एन का मान कितना दिया है हमने, एन का मान हमारे पास कितना है 20,000 है, गुणित लेमडा, ठीक, ये लिख दिए। या तो हम लोग लेमडा कर देते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो 1480 बटा 20,000 लिख देंगे ऐसे, हाँ 20,000 बराबर लेमडा, है ना। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं कैलकुलेटर में कटा रहा हूँ भाई, 1480 बटा 20,000 लेमडा, कैलकुलेटर में घटा देते हैं हम लोग, रुक जाओ, हाँ तो ये इतना आ जाएगा लेमडा का मान 0.074। इसको आप लोग परीक्षा में कटाते बैठ जाना, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। ओके, चलिए ये सवाल बन गया आपका। चलिए एक और सवाल है कि एक अनुदैर्ध्य तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य 1 सेंटीमीटर है, लेमडा का मान 1 सेंटीमीटर है, वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल से संचालित होती है। वायु में ना, तरंग की आवृत्ति की गणना कीजिए, मतलब एन का मान ज्ञात करना है। क्या यह तरंग सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, देखते हैं सुनते हैं नहीं सुनते हैं ना। चलिए तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान 1 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दे तो 1/100 मीटर हो जाएगा ये। और चाल है वी का मान कितने 330 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। एन का मान ज्ञात करना है तो वी इक्वल टू एन लेमडा होता है, आप लोग जानते हैं वी का मान 330 दिया गया है। ओके, एन का मान हमको ज्ञात करना है गुणित 1/100, क्लियर हो रही है। तो 330 गुणित 100 ये पक्षांतर कर दिए, ठीक है। एन का मान निकल गया, एन का मान है 33,000 हर्ट्ज, ठीक है, और 33,000 हर्ट्ज है। और एन का मान तो आप तो जानते हो 20 से 20,000 हर्ट्ज है वो श्रव्य है, और 20,000 से 20,000 से श्रव्य है, 20 हर्ट्ज से कम है वो अपश्रव्य है, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज जाता है पराश्रव्य है, मतलब ये पराश्रव्य ध्वनि है, ठीक है, इसको हम लोग नहीं सुन सकते, ठीक है। ओके, और आप तो जानते हो अपना चैनल का नाम है वो चेंज हो गया है, BK GK हो गया जी, BK गैलेक्सियन हो गया। और आप सर्च करेंगे तो BK गैलेक्सियन करके सर्च करेंगे। ओके, और शेयर कर दीजिए अन्य स्कूलों में, अन्य जगहों में, ठीक है। ओके।